नमस्कार, एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन है, जबकि लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ आज के सत्र में देखने को मिला है। ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं और टैरिफ को लेकर जो अनसर्टनिटीज हैं, चिंताएं हैं, लगातार ये टेंशंस हैं जो कि बाजार पर हावी होती हुई नजर आ रही है। आज के सत्र में भी अगर आप देखेंगे 24,500 के भी नीचे लड़का हुआ निफ्टी 24,426 के स्तरों पर इस वक्त ऑलमोस्ट 8 डेज लो इस वक्त ट्रेड करता हुआ फिलहाल करीब 150 अंकों की बिकवाली वहां पर देखी जा रही है। बैंक निफ्टी में भी हम अगर देखें वहां पर भी बिकवाली का दबाव जो है कुछ हद तक हावी होता हुआ इनफैक्ट 2 महीनों के स्तरों पर बैंक निफ्टी जो है वो इस वक्त लुढ़कता हुआ 55,127 के स्तर वहां देखने को मिले हैं। 283 अंकों की बिकवाली है और 300 अंकों की गिरावट ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे। बैंक निफ्टी के इंडेक्स में स्क्रिप्ट वाइज अगर देखेंगे तो सारी की सारे 12 शेयर्स जो हैं वो लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव इस वक्त झेल रहे हैं। इसके साथ साथ जून तिमाही नतीजे जहां पर आ रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट स्टॉक वाइज मूवमेंट जरूर देखने को मिल रहा है। जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स आते हुए दिखे, नंबर्स अच्छे थे और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, और उसके चलते स्टॉक में एक मूव 1.5% तक की तेजी के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। टीवीएस मोटर में भी आज के सत्र में मजबूती जरूर पाएंगे आप। कुछ तमाम ऑटो स्टॉक्स हैं जहां पर मार्केट को जहां से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। टाटा मोटर्स में 2.5% तक की कमजोरी हालांकि देखने को मिली है। कंजम्पशन का खेमा पिछले हफ्ते बाजार को संभालने का काम कर रहा था, इस हफ्ते बिकवाली जो है वहां पर हावी होती हुई दिख रही है। एफएमसीजी पॉकेट में आज के सत्र में अगर देखेंगे मिला जुला कामकाज देखने को मिलेगा, जहां पर लाइक ब्रिटानिया करीब 2% की तेजी आज के सत्र में देख रहे हैं। आईटीसी में भी हल्की सी मजबूती के साथ ही कामकाज देखने को मिल रहा है। कंजम्पशन सीजनलिटी फैक्टर भी है, मॉनसून ऑनसेट ऑफ मॉनसून के साथ साथ ये कुछ तमाम सेक्टर्स और पॉकेट्स होते हैं जो कि फोकस रेडार में होते हैं। कंजम्पशन, फर्टिलाइजर, एग्री, ट्रैक्टर, ये तमाम स्पेसिस पर नजर होती है और वहां पर एक इम्पैक्ट आता जरूर है। लेकिन ऑल इन ऑल मार्केट का टेक्सचर आज वीक है। सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो कुछ हद तक सेक्टर स्पेसिफिक चाल जरूर देखने को मिल रही है। मीडिया इंडेक्स में अच्छा खासा एक्शन है। कंजम्पशन का खेमा थोड़ा बहुत इम्पैक्टफुल नजर आ रहा है, हालांकि कंजम्पशन की चाल बटी हुई है। इमामी, ब्रिटानिया, वरुण बेवरेजेस, ब्रिटानिया में मजबूती है, लेकिन इमामी और वरुण बेवरेजेस के स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो वहां पर लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। आईटी स्टॉक्स गिरावट के बाद आईटी शेयरों में अच्छी मजबूती आज के सत्र में, और इनफैक्ट मिड कैप आईटी प्लेज आज जब बाजार की ओपनिंग हो रही थी तब भी इसे टच बेस किया था। मिड कैप आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती, परसिस्टेंट को एम्फासिस, इन तमाम स्टॉक्स पर नजर होनी चाहिए। लेकिन चलिए ये सारी की सारी बातचीत एक्सपर्ट्स के लेंस से कैसी नजर आ रही है ये भी समझते हैं। एफएनओ जंक्शन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मार्केट एक्सपर्ट सहज अग्रवाल कोटक सिक्योरिटी से अब जुड़ गए हैं। सहज, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। इंडेक्स वाइज तो आज थकान महसूस कर रहा है बाजार, आपकी राय क्या होगी? जी नमस्कार आपको और दर्शकों को। इनफैक्ट इतनी ग्लोबल अनसर्टनिटी हो रखी है जहां पे दिन ब दिन न्यूज डेवलपमेंट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट इम्पैक्टेड है। बट यदि आप देखेंगे तो न्यूज के हिसाब से जो हमारा मार्केट है वो काफी रेजिलियंट है और डेटा भी हमारा वही चीज सजेस्ट कर रहा है। जहाँ पे हमें लग रहा है कि अभी तक के जो अगस्त सीरीज का जो डेटा है ऑप्शंस का, डेरिवेटिव्स का, वो ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेंज बाउंड रहना चाहता है। हालांकि रेंज बाउंड के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव बायस है न्यूज फ्लो के हिसाब से, बट कोई एक बहुत मेजर शिफ्ट नहीं हुआ है मार्केट के लेवल में जिससे हमें ये लगे कि भाई बहुत ज्यादा गिरावट है। कमजोरी है नो डाउट, बट एक रेंज के अंदर वोलेटिलिटी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हाल फिलहाल हमारा ध्यान ये है कि मार्केट का जो इमीडिएट रेंज है वो 24,200 नीचे के तरफ में और 25,000 ऊपर के तरफ में रहना चाहिए। आज के दिन में भी सुबह से जो हमने गिरावट देखी उसके बाद जो पेस ऑफ इंक्रीमेंटल गिरावट है, यानी जो सेलिंग प्रेशर है, वो उतना ज्यादा एग्रेशन से नहीं आ रहा है। तो उस हिसाब से हमें लग रहा है कि अभी आप रेंज के निचले स्तर पर है, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करके उम्मीद है हमारी है कि मार्केट यहाँ से एक बेहतरीन बाउंस बैक दे सकता है। और ये इसके बावजूद कि जो एफआई की जो पोजीशंस है फिलहाल के लिए, जितनी उनकी एक्सपोजर है 91% शॉर्ट साइड पर है और सिर्फ 9% लॉन्ग साइड पर है। तो इतनी शॉर्ट पोजीशंस होने के बावजूद, नेगेटिव न्यूज आने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं थोड़े से रेजिलियंट है। तो प्लस जो डेटा सजेस्ट कर रहा है रेंज बाउंड मूवमेंट, हम उस व्यू के साथ रहना चाहते हैं और हमें लगता है कि मार्केट यहां से पेस ऑफ फॉल कम रहेगा, यहां से बाउंस बैक देने की उम्मीद काफी हो सकती है अगले कुछ दिनों में।
ओके, तो चलिए बाउंस बैक की उम्मीद नजर आ रही है, एक्सपेक्टेशंस हैं गिरावट में। इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, खरीदारी के मौके स्टॉक वाइज भी ढूंढने की कोशिश, बिकॉज ओवरऑल मार्केट का अंडरटोन लार्जर स्पेस में अगर देखेंगे तो पॉजिटिव है। इस वक्त ग्लोबल अनसर्टनिटीज हैं जिसके चलते ये कमजोरी हावी होती हुई नजर आई। लेकिन चलिए अब वायदा बाजार और एफएनओ मार्केट की बात करते हैं, और इसमें एफएनओ में ताज़ा खरीदारी वाले स्टॉक्स की कैटेगरी सबसे पहले आपके सामने लेकर आते हैं। ओके, सो ताज़ा खरीदारी इस वक्त फोर्टिस हेल्थ केयर, ब्रिटानिया, डिलीवरी, कोफोर्ज जैसे काउंटर्स में सहज इस वक्त नजर आ रही है। फोर्टिस हेल्थ केयर देखिए 0.4% की इस वक्त मजबूती है। हालांकि फार्मा केयर और डायग्नोस्टिक में भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट है, लेकिन फोर्टिस हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर जैसे स्टॉक प्राइस अभी भी अट्रैक्टिव नजर आते हैं। ब्रिटानिया डिलीवरी है ही एफएमसीजी में बटा हुआ कामकाज है, और मिड कैप आईटी प्लेस में कोफोर्ज है, करीब 2.5% की तेजी। ताज़ा खरीदारी के इन कैंडिडेट्स पर आपकी राय क्या होगी? जी, इनमें नो डाउट फोर्टिस बहुत बेहतरीन मोमेंटम में है, और वो अपनी जो मार्केट के एनवायरनमेंट है फिलहाल के लिए उसको डिफाई करके ऊपर चल रहा है। बट वहां पे थोड़ा सा अवॉइड करूंगा मैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ही डिसिप्लिन ट्रेडर आपको होना पड़ेगा। इसके लिए फोर्टिस भले मोमेंटम में है, मैं उसको अवॉइड करूंगा। इन चारों स्टॉक्स में मुझे जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो इनफैक्ट ब्रिटानिया है। जो एक 5300 का उसका अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद अभी एक पुल बैक मूवमेंट दिया है। अभी आपको 5475 के आसपास मिल रहा है। 5300 के आसपास बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट जोन है, तो मैं वो स्टॉप लॉस के साथ इसको सजेस्ट करूंगा कि आप बाय कर सकते हैं ऊपर में 5800 तक के टारगेट के लिए। तो लॉन्ग बिल्डअप में मुझे सबसे अट्रैक्टिव स्टॉक फिलहाल के लिए ब्रिटानिया अच्छा लग रहा है। चलिए, तो बिल्कुल ब्रिटानिया के काउंटर पर नज़र होनी चाहिए लॉन्ग बिल्डअप के कैंडिडेट में सबसे अट्रैक्टिव इस वक्त, और एफएमसीजी बास्केट पर ही नज़र होनी चाहिए, बिकॉज एफएमसीजी स्पेस जो है इस वक्त जो तेज़ी दिख रही है या जो एक्शन अप मूव दिख रहे हैं, इससे बेटर अप मूव दिखाना चाहिए इसे। सीजनलिटी फैक्टर जिसकी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह से मॉनसून का ऑनसेट हुआ है, एफएमसीजी मार्केट का टेक्सचर खराब है, इस वजह से इतना चल नहीं पा रहे, बट अदरवाइज तो मजबूती होनी चाहिए। सीईएससी और साथ साथ कोफोर्ज परसिस्टेंट पर भी टेक जरूर जानना चाहूंगी सहज आपके, बिकॉज कोफोर्ज और परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में अट्रैक्टिव हुआ करते थे। ये आईटी सेक्टर के जो नतीजे आए हैं वो कमजोर आए, उसके बाद सेंटिमेंट खराब हुए हैं, वापस से कम बैक है या फिर ये वन ऑफ है? और साथ साथ सीईएससी में भी 4.5% की तेजी है। जी, सीएसी से पहले बात करेंगे तो सीएसी आपका एक बहुत ही बेहतरीन मल्टीपल बॉटम सपोर्ट है इसका, अराउंड 160 162 के आसपास का। जो लेवल इसने मई 2025 से नहीं तोड़ा है, तो वो लेवल का अच्छा सपोर्ट लेके स्टॉक ने बाउंस किया है। उम्मीद यही करेंगे कि जो इसका पैटर्न है लार्जर टाइम फ्रेम में हायर टॉप हायर बॉटम का, वो ये स्टॉक बना सकता है। तो फिलहाल के लिए 160 के सपोर्ट के साथ इसमें लॉन्ग रह सकते हैं, और ऊपर की तरफ में जो इसका रेंज है वो 180 185 तक दिख रहा है। तो सीएसी का सेटअप तो बहुत बेहतरीन है। और आपने मिड कैप आईटी के बारे में पूछा, आई थिंक आईटी अभी ओवरऑल थोड़ा सा एक क्लाउडेड सिचुएशन में है, फंडामेंटल डेवलपमेंट्स के वजह से, रिजल्ट्स के वजह से। यूएस का जो अप्रोच है हमारी इंडिया के प्रति, जो अभी चल रहा है टैरिफ को लेके, आई थिंक वो पूरे आईटी सेक्टर को एक थोड़ा सा चेक में रख रहा है। इसके लिए जब तक वहां पे क्लैरिटी नहीं मिलती है, मुझे लगता है आईटी में एक सस्टेन्ड मोमेंटम अपमूव नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पे वैल्यू जरूर अवेलेबल है। इनफैक्ट यदि आप कोई फ्रंटलाइन स्टॉक की बात करें जैसे टीसीएस, वो बहुत ही बेहतरीन अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। बट मार्केट को वैल्यूएशन के साथ मोमेंटम की जरूरत है, जो अभी मिसिंग है। इसके लिए आईटी सेक्टर पे थोड़ा सा एज अ ट्रेडर मैं वेट एंड वॉच रखूंगा, और एज एन इन्वेस्टर मेरा उसमें अप्रोच थोड़ा पॉजिटिव फॉर द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए ये एक राय, आईटी स्पेस कॉशियस नज़रिया एहतियात बरतना चाहिए, कॉशन प्रैक्टिस करें, ये एक एडवाइस आपके लिए मिलती हुई। लेकिन साथ साथ शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स भी आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां शॉर्ट्स यानी कि बिकवाली कवर होती हुई दिख रही है और खरीदारी की तरफ बढ़ने की कोशिश जारी है। सीएससी उसमें सबसे आगे है, जिसका जिक्र अभी अभी हमने किया। 5% की तेजी शॉर्ट कवरिंग है। ल्यूपिन, सहज ल्यूपिन, टोरेंट पावर और इन्फो एज, ये कुछ तमाम स्टॉक्स हैं जो कि शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स बने हैं। इस पर आपकी राय क्या होगी? जी, इसमें से मेरा प्रिफर्ड पिक रहेगा ल्यूपिन। हालांकि फार्मा सेक्टर में भी आप
थोड़े से बादल गरज रहे हैं, पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। बट यदि मैं कुछ फार्मा सेक्टर्स को देखता हूं फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से भी, चार्टिकल सेटअप से भी, तो बहुत ही अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड प्रोपोजिशन है अलोंग विद फंडामेंटल वैल्यू। तो ये जो कॉम्बिनेशन होती है ये एज अ ट्रेडर बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। तो इनमें से ल्यूपिन मुझे लगता है सबसे बेहतरीन पिक है, जहां पे करंट भाव से मुझे लग रहा है कि 1770 का बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है। जो स्टॉक ने अभी रिसेंट ये जो करेक्टिव फेज हुआ है पिछले कुछ महीनों में, वो लेवल का सपोर्ट बनाया है। और ऊपर की तरफ में फंडामेंटली हमारा टारगेट थोड़ा सा और एग्रेसिव है 2200-2300 का, पर टेक्निकली भी मुझे लग रहा है कि 2150 काफी हद तक अचीवेबल है। तो ल्यूपिन शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, और वो मैं सजेस्ट करूंगा कंफर्टेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। ओके, कंफर्टेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2% की तेजी है, ल्यूपिन पर फोकस होना चाहिए। अच्छी खासी मजबूती के बीच जहां पर कामकाज 2150 के टारगेट्स को मानकर 1770 का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगाना चाहिए। करीब 1.5% से 2% की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स में ल्यूपिन तो है ही, इसके अलावा अगर आप देखेंगे डाबर, LTI माइंट्री, पिडिलाइट, मैक्स फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स भी हैं। मैक्स फाइनेंशियल नंबर्स से ठीक पहले फोकस रेडार पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार एक कंपनी के मैनेजमेंट से आपकी बातचीत करवाएंगे, आप बने रहें। मेरा एक बार कंफर्म कर दीजिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं FNO जंक्शन। बाजार में हम देख रहे हैं वॉलेटाइल मूव्स टुवर्ड्स डाउनसाइड, ग्लोबल अनिश्चितताएं जिसका असर हावी होता हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी, बेंचमार्क, ब्रॉडर मार्केट्स में गिरावट हावी होती हुई 24,441। बात करते करते गिरावट और ज्यादा गहरा रही है निफ्टी के मुकाबले। बैंक निफ्टी में भी बिकवाली जो है ज्यादा है, 55,175 के स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एंड एट दिस पॉइंट अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी के 12 में 12 स्टॉक जो हैं वो बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में कुछ हद तक मूव्स हैं, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और नतीजों का सिलसिला चल रहा है। ऐसे में रियल टेल के नंबर्स आए हैं। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं। नंबर्स की अगर बात करें, ऑल इन ऑल नंबर्स में कुछ कंसर्न्स थे जरूर, लेकिन ऑर्डर विंस का सिलसिला लगातार जारी रहा है। नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए रियल टेल के CMD संजय कुमार साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल, रेवेन्यू में ड्रॉप देखने को मिला, बावजूद इसके मार्जिन्स बेहतर रहे। क्या ड्राइव कर रहा है मार्जिन को? इस रेजिलियंस के पीछे की वजह क्या रही, और क्या ये सस्टेन होते हुए दिखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में? हम जब पहली तिमाही की बात करते हैं तो पिछले सालों में भी हमने देखा है कि पहली तिमाही हमारी जो पिछले वर्ष की लास्ट तिमाही होती Q4 में के रिजल्ट्स के मुकाबले हमेशा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस रहता है, बिकॉज Q4 इज जनरली हमारे लिए काफ़ी उसमें ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी तेज़ होती है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस देखते हैं तो हमारी ग्रोथ Q1 में पिछले साल की पहली तिमाही के मुकाबले अच्छी है। जहां तक हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन में हम लोग, जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूं, कि हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी मार्जिन के प्रोजेक्ट को ही हम लोग लें। उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कई बार कंपटीशन, situation of the project site and all that. So we win orders even with the higher margins also, though we have our average is 5.2 something, 5 plus, but some of the projects we get even with higher margins. Some of the projects, when I see that yes, there's a quick return, we even get to low as maybe 3% तक भी हमारा मार्जिन, 3 से 4% तक के मार्जिन के भी प्रोजेक्ट्स हम लोग लेते हैं। सो ये मैं कहूँगा कि इस तिमाही के जो रिजल्ट्स हैं, मैं मेंटेन करूँगा कि 4 से 5% के बीच में हमारी प्रोजेक्ट मार्जिन्स रहेगी। ये मैं कहूँगा कि एक कोइंसिडेंस हो सकती है कि 5+% हमारा है, हो भी सकती है अगले क्वार्टर में भी 5+% हो सकती है। सो किस तरह के प्रोजेक्ट्स हमारे उस क्वार्टर में इंप्लीमेंट होते हैं उस पर ये निर्भर करता है। बिल्कुल संजय जी, आपके ऑर्डर स्ट्रक्चर की बात करें और ऑर्डर विंस की अगर बात करें,
BSNL, BSEDC, साथ ही AAI एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिसेंटली आपने ऑर्डर्स विन किए हैं। किस तरह के एग्जीक्यूशन प्लान कर रहे हैं आप वित्त वर्ष 2026 के लिए? एंड यस, ऑर्डर बुक पाइपलाइन कैसी नजर आएगी? देखिए, अगर हम बात करें BSNL के ऑर्डर की, जैसे, तो उसमें डिपेंड करता है कि जो, बिकॉज हम लोग वहाँ पे एज ए इंडिपेंडेंट इंजीनियर हैं, ऑडिटिंग एजेंसी है, तो डिपेंड करता है कि जो मेन एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है जिसका काम हमें देखना है वो कितना तेजी से काम कर रही है। बाकी जो कवच के ऑर्डर्स हैं, कवच के ऑर्डर्स में 18 से 24 महीने का समय लगने वाला है, और उसमें हमारी ग्राउंड वर्क, फर्स्ट ऑर्डर जो हमारा फरवरी में आया था, उसकी जो ग्राउंड तैयारियां हैं, फील्ड की तैयारियां हैं, वो शुरू हो गई हैं, कुछ काम भी शुरू हो गया है, और जो हमारा लेटेस्ट ऑर्डर आया उसकी तैयारी भी हमने अब शुरू करी है। तो उसमें भी मैं जैसे कहा कि 18 से 24 महीने लगेंगे। तो मोर और लेस जो हम कह सकते हैं कि अगले 18 से 24 महीनों में इन प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन होने की संभावना है। एग्जैक्टली फिगर्स में अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि इनमें से कितना हमारा इस साल बुक होगा और कितना अगले साल होगा। डिपेंड करता है कि हमारा कवच का इक्विपमेंट कितना जल्दी अप्रूव हो जाता है, और वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अगले 18 से 24 महीनों में इनकी डिलीवरी और रेवेन्यू रिकॉग्निशन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगी। ओके मिस्टर कुमार, टेलीकॉम सेगमेंट जो है की रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इन ऑर्डर टू नेविगेट कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और साथ साथ ग्रोथ मेंटेन करने के लिए, पर्टिकुलरली इस वर्टिकल में जिस तरह के ऑर्डर वॉलिटिलिटी देखने को मिली है, इसे मद्देनजर रखते हुए? देखिए, टेलीकॉम सेगमेंट हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि टेलीकॉम सेगमेंट हमारा स्ट्रांग होने की वजह से हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट बिजनेस के ऑर्डर्स मिलते हैं, डेटा सेंटर से रिलेटेड ऑर्डर्स मिलते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट में आज के दौर में। तो जहाँ तक इम्पोर्टेंस है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ग्रोथ थोड़ी सी हमारी उतनी अच्छी नहीं मिल रही है, तो हमारी टीम्स इसके ऊपर काम कर रही हैं, इस स्ट्रैटेजी के ऊपर, और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक हमें कुछ रिजल्ट्स, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स टेलीकॉम, प्योर टेलीकॉम का जो ग्रोथ है उसमें मिलने चाहिए। ठीक है मिस्टर कुमार, एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगी, गोइंग फॉरवर्ड आपके लिए की ग्रोथ ड्राइवर्स कंपनी के लिए क्या कुछ होंगे? स्ट्रेंथ कहाँ से आती दिखेगी? कौन से वर्टिकल्स हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे? और डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी को लेकर भी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, जहाँ तक सेक्टर स्पेसिफिक हम बात करें तो रेलवेज में अभी चूंकि टेंडर्स निकल रहे हैं, कवच के कुछ टेंडर्स हमने डाले भी हैं, तो रेलवे से भी हमें उम्मीद है कि कुछ ऑर्डर्स मिल सकते हैं। डेटा सेंटर भी जो हमारा सेगमेंट है, ये भी अच्छा इसमें ग्रोथ हो रही है, तो इसमें भी हमें उम्मीद है कि ये सेगमेंट अभी हालांकि बहुत छोटा है, लेकिन इसमें ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो अच्छी आने की संभावना है अगले इस वित्तीय वर्ष में। ओके संजय जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आने वाली तिमाहियों के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। रेलटेल के मैनेजमेंट से यहाँ पर हमने बातचीत करी, और रेलटेल के नतीजों की अगर बात करें, कंपनी के रेवेन्यू के फ्रंट पर करीब 43% की गिरावट देखने को मिली थी। 744 करोड़ के आंकड़े पोस्ट किए कंपनी ने। हालांकि मार्जिन्स के फ्रंट पर 13.7% से मार्जिन्स 15.7% पर जाते हुए दिखे। मुनाफे में गिरावट जरूर नजर आई। ऑल इन ऑल नंबर्स जो थे कुछ हद तक कंसर्न्स और वीकर सेट थे, लेकिन जो ऑर्डर विंस के सिनेरियोज हैं और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोचेस हैं कंपनी के, वो काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग नजर आ
आ रहे हैं। ऑर्डर विन कंपनी ने BSNL से हासिल किए हैं। ताज़ा पिछले दिनों की ही खबर, 166 करोड़ के करीब ऑर्डर्स हासिल किए थे कंपनी ने। और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिखे थे। हालांकि नतीजों में जो कंसर्न्स नजर आई वो स्टॉक प्राइस पर भी रिफ्लेक्ट होती हुई इस वक्त देखने को मिल रही है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर 352 अंकों की लेवल्स पर 2.5 से 3% की गिरावट पर ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। लेकिन चलिए मार्केट की चाल एक बार देख लेते हैं। और इस वक्त अगर आप देखें मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स में कुछ ऑटोमोबाइल प्लेयर्स हैं जहां पर हम एक्शन देख रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प में अच्छी खासी मजबूती है, बैक्ड बाय पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स। इसके अलावा HDFC बैंक, ITC, ब्रिटानिया, JSW स्टील। डाइवर्सिफाइड FMCG स्पेस भी है जो कि वर्कआउट करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। कंजम्पशन का खेमा है जहां पर हम देख रहे हैं मार्केट को सपोर्ट कुछ हद तक मिल रहे हैं। ऑटोमोबाइल स्पेस को भी कंजम्पशन में ही एडअप कर सकते हैं, हालांकि ये सेक्टर अलग है, लेकिन ऑटो और ऑटो एंसिलरी की चाल पर भी फोकस रखिएगा जरूर। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में कल से ही हम आपको बता रहे हैं कि लार्जर बैंकिंग प्लेयर्स और इनफैक्ट क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियोज, डिपॉजिट ग्रोथ सिनेरियोज अच्छे रहे। हालांकि नतीजों के लिहाज से अगर देखें तो अब तक रिजल्ट सीजन जो है काफ़ी मिक्स बैग है, चाहे फिर वो IT स्पेस से जुड़े नंबर्स हों या फिर बैंक्स एंड फाइनेंशियल से जुड़े नंबर्स हों। लेकिन IT की जहाँ बात हो रही है तो क्लियरली मिड कैप IT स्पेस काफ़ी हद तक साइडवेज मोमेंटम देखने के बाद अब वापस से एक कम बैक करने की कोशिश करता हुआ। चलिए ऑन दिस नोट FNO जंक्शन को तो हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन अगली पेशकश मिड कैप मसाला लेकर चंद मिनटों में वापस लौटेंगे। आप बने रहें 18 आवर्स स्वदेश के साथ। नमस्कार।